तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8th सेमेस्टर के सिलेबस को। सीएसआईटी ब्रांच का डेटा साइंस सिलेबस हम देख रहे हैं और इसके अंदर हम लोग आज यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने यूनिट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल रहा होगा, सबसे पहले आप उसको देखिएगा क्योंकि सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं और मैं प्रॉपर एक एक वीडियो लेके आ रहा हूँ एक एक यूनिट के माध्यम से। तो 5 यूनिट में 5 वीडियो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कंप्लीट सिलेबस का पैकेज आपको दिया जा रहा है, कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी चीजों को देखें और इनका फायदा उठा सके। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा। और इसके पहले टॉपिक जिसका नाम है आपका एनालिटिक्स फॉर अंडरस्टैंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज केसेस, यानी एनालिटिक्स क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज केसेस इसके क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन टू द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होते हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो समझना क्या, आपको पता चल रहा होगा आप जब पढ़ रहे होंगे इस पॉइंट को। तो अनस्ट्रक्चर मतलब क्या, जो स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा refers to the data that does not follow a predefined format or structure, यानी वैसा डेटा जो फॉलो नहीं करता एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट को और स्ट्रक्चर को, जस्ट लाइक रो एंड कॉलम को। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका हो गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो कि क्या होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ईमेल एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो फाइल हो गया, सेंसर लॉग हो गया। अराउंड 80 to 90% ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड, यानी लगभग 80 से 90% जो हमारे डेटा होते हैं जो हम रियल वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं वो आपके अनस्ट्रक्चर्ड ही होते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पे आता है एनालिटिक्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालिसिस करना क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एनालिटिक्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंगफुल इनसाइट्स यूजिंग, यानी एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि जो भी आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उनसे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम निकाल सकें। किसके द्वारा निकाल सकें, यूजिंग द न्यूरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज एनएलपी, यूजिंग द टाइम टेक्स्ट माइनिंग, यूजिंग द कंप्यूटर विजन, यूजिंग द स्पीच रिकॉग्निशन, यूजिंग द डीप लर्निंग। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे यूज केसेस दिए गए हैं ऑफ एनालिटिक्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। पहला आपका है सोशल मीडिया सेंटीमेंट एनालिसिस। ये यूज करेगा, एनालाइज करेगा कस्टमर के जो आपके ओपिनियंस होते हैं अबाउट द प्रोडक्ट एंड ब्रांड, उनको डिटेक्ट करना, ट्रेंड को, जैसे एग्जांपल की हम बात करें एनालाइज करना ट्वीट को टू डिटरमाइन द पब्लिक सेंटीमेंट अबाउट अ स्मार्टफोन लॉन्च, यानी स्मार्टफोन मान लीजिए कोई लॉन्च हो रहा है मार्केट में, कोई नया लॉन्च हो रहा है स्मार्टफोन, तो उसके अकॉर्डिंग यूजर क्या कह सकते हैं कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये चीजों को यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है कस्टमर फीडबैक एनालिसिस, यानी कस्टमर फीडबैक देता है उसके अकॉर्डिंग चीजों को एनालाइज करना, यूजेस यहाँ पे एनालाइज करना, रिव्यू को और रेटिंग को, यानी कितना रेटिंग कितना रिव्यू मिल रहा है कस्टमर के द्वारा, है कि नहीं, वो चीजें। उसके साथ साथ और उसके साथ साथ क्या होता है यहाँ पे, उसके साथ साथ आइडेंटिफाई करना कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को। एग्जांपल जैसे ई कॉमर्स कंपनीज हो गए जो एनालाइज करता है प्रोडक्ट के रिव्यू को जिससे कि इंप्रूव हो सके सर्विसेज, है कि नहीं। हेल्थ केयर मेडिकल इमेज एनालिसिस, डिटेक्ट करना ट्यूमर्स को फ्रॉम द एक्सरे एंड एमआरआई, एक्सरे एमआरआई होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कुछ चीजों को। मान लीजिए एक्सरे के द्वारा देखा जाता है कोई चीज डिफेक्टेड नहीं है, एमआरआई के द्वारा ट्यूमर्स वगैरह चेकआउट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, डिजीज को जांच करने के लिए इसका यूज होता है। ये चीजें कौन कौन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग यूज होता है यहाँ पे। और फ्रॉड डिटेक्शन इन ईमेल एंड टेक्स्ट यूज क्या होगा, इसका यूज स्पैम को डिटेक्ट करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, ईमेल के डिटेक्शन को। एग्जांपल आपका है क्लासिफाइंग करना ईमेल को एज एन स्पैम और नॉन स्पैम यूजिंग द एनएलपी। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमारा है वीडियो सर्वेलेंस एंड फेस रिकॉग्निशन, सिक्योर मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए सीसीटीवी कैमरा हम लगाते हैं, किस लिए, ताकि चीजें थोड़ी सी मॉनिटर होती रहें और जो हमारा सिक्योरिटी है वो बना रहे। एग्जांपल आपका है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इन एयरपोर्ट। आपने देखा होगा एयरपोर्ट में क्या होता है, एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा रहता है कि नहीं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, इसी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, न्यूज एंड ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, और इसके पॉइंट भी दिए गए हैं, ज्यादा डीप में हम नहीं चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यूज होते हैं फॉर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिटिक्स। पहला आपका आता है हडूप,
दूसरा आपका आता है स्पार्क, तीसरा आपका आता है एनएलपी लाइब्रेरीज जिसके अंदर आपका एनएलटी के, स्पैसी और डीप लर्निंग फ्रेमवर्क जिसके अंदर टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च आता है और ये इलास्टिक सर्च होता है। ठीक है, चैलेंजेस क्या होते हैं जब हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिटिक्स को यूज करते हैं, तो चैलेंजेस क्या होते हैं? लार्ज डेटा वॉल्यूम उसके अंदर होते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसीज वहां पे होती है, हाई स्टोरेज कॉस्ट होता है इसका, कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोसेसिंग के अंदर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, डेटा प्राइवेसी इशू इसके अंदर बन जाता है। ठीक है ना। अब एक पॉइंट आता है कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में अंतर क्या है। तो ये ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होता है, ऑब्वियस सी बात है। ये ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में नहीं होता, ये स्टोर होता है टेबल में, ये स्टोर करता है टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस को। ये इजी टू एनालाइज होता है, ये रिक्वायर करता है एडवांस टूल को, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर। अब चलिए दूसरा टॉपिक हमारा है मैप रिड्यूस एंड अपाचे हैडूप। क्या होता है इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपाचे हैडूप के हम डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है कि अपाचे हैडूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट इन अ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। यानी जो अपाचे हैडूप है एक प्रकार का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिनका हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। किसको? जो भी बड़े डेटा सेट होते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में, उसको स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर हुआ। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज डिजाइन टू हैंडल बिग डेटा अक्रॉस द क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स यूजिंग द सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल। यानी ये डिजाइन होता है हैंडल करने के लिए जो भी बिग डेटा होते हैं अक्रॉस द क्लस्टर कंप्यूटर के यूजिंग द सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल, हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ कोर कंपोनेंट दिए गए हैं, आप यहाँ पे कोर कंपोनेंट यहाँ पे देखिएगा। इसका कोर कंपोनेंट HDFS हेडोप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये स्टोर करता है लार्ज फाइल को अक्रॉस द मल्टीपल मशीन, ये प्रोवाइड करता है फॉल्ट टॉलरेंस को, ये फॉलो करता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को। मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग इंजन ऑफ हेडोप, यानी जो भी आपका हेडोप का इंजन होता है उसको प्रोसेस कर रहा है ये परफॉर्म करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग को। ठीक है। यार्न जिसे हम लोग येट अनदर रिसोर्स नेविगेटर कहते हैं, नेगोशिएटर कहते हैं, ये मैनेज करता है क्लस्टर के रिसोर्सेज को, ये शेड्यूल करता है टास्क को। ठीक है। उसके बाद आपका आता है हेड ऑफ कॉमन। ठीक है। तो हेड ऑफ कॉमन ये शेयर करता है लाइब्रेरीज को एंड यूटिलिटीज को। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके टेक्स्ट को हटा रहा हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर एंड कट दिखाई दे आपको। फीचर की बात करें हेड ऑफ की, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होता है, फॉल्ट टॉलरेंस, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, और ये हैंडल करता है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को। ठीक है। हेड ऑफ के आर्किटेक्चर की बात करें तो नेम नोड यहाँ पे होता है जो मैनेज करता है डेटा के मेटा डेटा को, डेटा नोड स्टोर करता है एक्चुअल डेटा को, और डेटा जो है वो डिवाइड होता है ब्लॉक में और डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस द नोड। ठीक है। चलिए अब हम इसको यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं ताकि चीजें हमारी क्लियर एंड कट दिखाई दे, कोई परेशानी दिक्कत हमें ना हो। ठीक है ना। चलिए अब हमारा आता है मैप रिड्यूस। क्या होता है मैप रिड्यूस में? आपका पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैप रिड्यूस है एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग मॉडल होता है जिनका हम यूज करते हैं प्रोसेस करने के लिए लार्ज डेटा सेट को इन पैरेलल अक्रॉस द हेड ऑफ क्लस्टर। यानी मैप रिड्यूस एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग मॉडल होता है जिनका हम यूज करते हैं प्रोसेस करने के लिए बड़े डेटा सेट को एक पैरेलल हेड ऑफ क्लस्टर में। ठीक है। ये वर्क करता है दो मेन फेज पे। पहला आपका फेज होता है मैप फेज, दूसरा आपका होता है शिफ्ट एंड सॉर्टर फेज। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने इनपुट जो होगा वो डिवाइड होगा चंक में, और हर एक चंक जो होगा वो प्रोसीड होगा इंडिपेंडेंटली, और आउटपुट की पेयर वैल्यू यहाँ पे होंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे इनपुट टेक्स्ट हो गया तो हम टेक्स्ट में काउंट करेंगे वर्ड को, और आउटपुट क्या होगा, वर्ड और 1 देगा। ठीक है ना। और यहाँ पे सफल एंड शॉर्ट फेज आता है जो ग्रुप करता है सिमिलर कीज को टुगेदर। अब इसी के अंदर एक टर्म आता है रिड्यूस फेज, ये एग्रीगेट करता है रिजल्ट को, ये प्रोड्यूस करता है फाइनल आउटपुट को। जैसे वर्ड 1 प्लस वर्ड 1, तो यहाँ पे वर्ड 2 हमें मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीजों को, एक मिनट, यस। चलिए एग्जांपल यहाँ पे वर्ड काउंट का दिया हुआ है। मान लीजिए इन आउटपुट बिग डेटा एनालिटिक्स बिग डेटा, ये दिया हुआ है, तो बिग 1 डेटा 1 एनालिटिक्स 1 बिग 1 डेटा 1। तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिलेगा, बिग कितना बार आया है, बिग यहाँ पे देखिए एक बार दो बार, दो बार आया है तो हमने क्या लिख दिया, बिग 2 बार, डेटा 2 बार, 2 बार हमने लिख दिया। उसके साथ साथ एनालिटिक्स कितने बार आया है, एक बार, तो हमने एक बार लिखा। बस यही तरीका है इसका। एडवांटेज क्या है, ये जो है ये पैरेलल प्रोसेसिंग में काम करता है, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, स्केलेबल होता है, ये हैंडल करता है काफी बड़े डेटा सेट को। ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो होता है ऑफ द रियल प्रोसेसिंग, कॉम्प्लेक्स होता है ऑफ द आइटरेटिव टास्क के लिए, यानी अगर आइटरेटिव टास्क होगा उसको परफॉर्म करने के लिए ये थोड़ा सा बेहतर नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये हाई डिस्क इनपुट आउटपुट के लिए होता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी इसके डिसएडवांटेज फैक्टर है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिए गए हैं फॉर द ट्रेडिशनल एंड द हेड ऑफ सिस्टम। तो ट्रेडिशनल सिस्टम आपका सेंट्रलाइज्ड होता है
और हेडॉप आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लिमिटेड स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये आपका लिमिटेड होता है, ये आपका हाई स्केलेबल होता है, ये एक्सपेंसिव हार्डवेयर होता है, ये कम्युनिटी क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और ये लिमिटेड फॉल्ट टॉलरेंस कैरी करता है। ये यहाँ पे बिल्ट इन फॉल्ट टॉलरेंस होते हैं। एप्लीकेशन की बात करें कि हेडॉप एंड मैपरेड्यूस का यूज कहाँ होता है, तो लॉग प्रोसेसिंग के लिए, सर्च इंजन के अंदर, सोशल मीडिया एनालिसिस के अंदर, रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर, और फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे अगला हमारा है ट्रेडिशनल एंड डेटा सेट वर्सेस हैडूप, यानी ट्रेडिशनल डेटा सेट और हैडूप के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल डेटा सेट एंड हैडूप। तो यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, डेटा टाइप, आर्किटेक्चर, स्केलेबिलिटी, प्रोसेसिंग कॉस्ट, फॉल्ट टॉलरेंस, रियल टाइम क्यूरिंग एंड स्कीमा। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल डेटाबेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप होता है स्ट्रक्चर डेटा टाइप होता है, ये आपका होता है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों। ये आपका सेंट्रलाइज्ड होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये वर्टिकल स्केलिंग कैरी करता है, ये हॉरिजॉन्टल, ये लिमिटेड लार्ज स्केल प्रोसेसिंग के लिए होता है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए होता है, ये एक्सपेंसिव हार्डवेयर कैरी करता है, यहाँ पे लो कॉस्ट कमोडिटी जो हार्डवेयर है यूज होता है। ठीक है, ये लिमिटेड होता है, ये बिल्ट इन रेप्लिकेशन यहाँ पे अलाउ होता है, ये फास्ट होता है फॉर द स्ट्रक्चर डेटा, और ये स्लो होता है फॉर द बैच प्रोसेसिंग। ओके, यहाँ पे स्कीमा ऑन राइट, स्कीमा ऑन रीड। ओके, क्लियर? चलिए अब यहाँ पे कुछ की डिफरेंस दिए गए हैं। स्कीमा ऑन रीड का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिशनल टीबी यानी डेटा मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड बिफोर स्टोरिंग, यानी स्टोरिंग से पहले डेटा का स्ट्रक्चर्ड हो जाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, यानी जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उनको स्ट्रक्चर कर देना, और स्टैक टेबल फॉर्मेट। ठीक है, स्कीमा ऑन रीड का मतलब क्या होता है? स्टोर करना रो डेटा सेट को पहले, यानी जो भी रो डेटा सेट है उसको सबसे पहले स्टोर करना है, और स्ट्रक्चर अप्लाई करना है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। ओके, अब यहाँ पे आता है कि व्हेन टू यूज व्हाट, यानी व्हेन और व्हाट, यानी कब हम इसका यूज करते हैं। तो यूज ट्रेडिशनल डेटा सेट, स्मॉल टू मीडियम स्ट्रक्चर्ड डेटा जब आ रहा है तब हम इसका यूज करेंगे, और रियल टाइम ट्रांजेक्शन के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए। हेडॉप की बात करें तो मैसिव डेटा के लिए, सोशल मीडिया डेटा के लिए, लॉग एनालिसिस के लिए, और बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा आता है हेडॉप कोर कंपोनेंट, एसडीएफएस, डिजाइन ऑफ हेडॉप एंड एसडीएफएस कंपोनेंट। सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, बस आप लोग बने रहना है। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करते चलना है ताकि चीजों को आप अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाए, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, है कि नहीं। तो हेड ऑफ कोर कंपोनेंट की बात करें, कह रहा है कि अपाचे हेड ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट, यानी जो आपका अपाचे है वो क्या करता है? वो आपके 4 कंपोनेंट को कैरी करता है। पहला आपका आता है एसडीएफएस, यानी हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टोरेज सिस्टम को, ये स्टोर करता है बड़े लार्ज फाइल को अक्रॉस द मल्टीपल मशीन, ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है। ठीक है, मैप रिड्यूस आता है दूसरा, जो क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क के लिए काम करता है, ये प्रोसेस करता है डेटा को पैरेलली। ठीक है, दूसरा आता है आपका यार्न, ये ट्रीट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, ये रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर में काम करता है, और ये एलोकेट करता है सीपीयू को और मेमोरी को। चौथा हमारा आता है हेड ऑफ कमांड, यानी ये शेयर करता है यूटिलिटीज को और लाइब्रेरीज को, और ये सपोर्ट करता है अदर हेड ऑफ मैप मॉड्यूल को। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे हमारा है एसडीएफएस, हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे कह रहा है कि एसडीएफएस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ, कह रहा है कि एसडीएफएस इज प्राइमरी स्टोर्ड सिस्टम ऑफ हेडॉप डिजाइन टू स्टोर वेरी लार्ज फाइल्स रिलेबली अक्रॉस अ क्लस्टर ऑफ मशीन, यानी ये जो बड़े डेटा सेट होते हैं, बड़े फाइल होते हैं, उनको बेसिकली ये स्टोर करने का काम करता है, और ये फॉलो करता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को। ठीक है, अगर हम की फीचर्स की बात करें हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है? बांटना। हाई फाइल टॉलरेंस होगा इसका, हैंडल करेगा बड़े फाइल्स को, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट जो है उनको स्टोर कर सकता है ये। हाई थॉटपुट एक्सेस करेगा, ये स्केलेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है डिजाइन ऑफ एसडीएफएस। एसडीएफएस को कैसे डिजाइन करेंगे? तो कह रहा है कि एसडीएफएस इज डिजाइन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, यानी एसडीएफएस जो है वो फॉलोइंग प्रिंसिपल पे डिजाइन होता है। पहला आपका आता है लार्ज फाइल स्टोरेज, जो ऑप्टिमाइज करता है काफी बड़े फाइल को, और डिफॉल्ट ब्लॉक साइज इसका 128 MB होता है, और 64 MB होता है इन द ओल्डर वर्जन, यानी पुराने वर्जन में ये 64 MB होता था। ठीक है ना, लेकिन नए वर्जन में 128 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट में ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज होता है, जो फाइल आपका स्प्लिट होता है ब्लॉक में, और हर एक ब्लॉक जो होगा वो स्टोर होगा डिफरेंट मशीन में। एग्जांपल जैसे 1 GB की बात करें फाइल की, तो जो आपका वो होगा वो डिवाइड करेगा 128 MB हर एक ब्लॉक, यानी हर एक ब्लॉक में क्या होगा? 128 MB होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डेटा रेप्लिकेशन, यानी हर एक ब्लॉक जो होगा वो रेप्लिकेट होगा, यानी बाय डिफॉल्ट 3 कॉपीज में वो बढ़ जाएगा। रेप्लिकेट मतलब क्या? बढ़ जाना, कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ जाना उसकी।
स्टोर होता है ये डिफरेंट डेटा नोड्स में और ये इंश्योर करता है फॉल्ट के टॉलरेंस को। अगला हमारा था हाई थ्रूपुट इंस्टेंट ऑफ लो लेटेंसी, यानी ये डिजाइन होता है फॉर द बैच प्रोसेसिंग और ये सुटेबल नहीं होता फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए। अगला हमारा था मोर कंप्यूटेशनल टू डेटा, यानी प्रोसेसिंग इज परफॉर्म वेयर डेटा इज स्टोर्ड, यानी प्रोसेसिंग कहां परफॉर्म होगा, जहां पे डेटा आपका स्टोर है वहीं पे होगा और ये रिड्यूस करेगा नेटवर्क के ट्रैफिक को। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम अगला हमारा क्या है, एसडीएफएस आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे एसडीएफएस जो है वो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को सॉरी आर्किटेक्चर को यूज करता है, मैंने अभी बताया आपको। तो मास्टर नोड आपका नेम नोड को कैरी करता है, स्लेव नोड आपके डेटा नेट को। तो नेम नोड आपका दिया हुआ है जो कि मास्टर होता है, ये मैनेज करता है फाइल सिस्टम को, मेटा डेटा के फाइल सिस्टम को, ये स्टोर करता है फाइल के नेम को, परमिशन को, ये मेंटेन करता है ब्लॉक के लोकेशन को और ये स्टोर नहीं करता एक्चुअल डेटा को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, ये जो आपके डायरेक्टली स्ट्रक्चर्ड है उनको कीप करता है, ये मैनेज करता है डेटा के नेट को नोड को और ये ट्रैक करता है फाइल के ब्लॉक को। डेटा नोड की बात करें जो कि स्लैब होता है, ये स्टोर करता है एक्चुअल डेटा ब्लॉक को, ये परफॉर्म करता है रीड राइट ऑपरेशन को और ये सेंड करता है हार्टबीट को सिग्नल के टू द नेम नोड। ठीक है, तीसरा हमारा था सेकेंडरी नेम नोड, यानी ये टेक करता है एक पीरियड ऑफ स्नैपशॉट ऑफ मेटा डेटा, यानी जो मेटा डेटा है उनके एक स्नैपशॉट को ये क्या करता है, लेने का काम करता है यहाँ पे और ये मदद करता है रिकवरी के अंदर और ये बैकअप नेम नोड के लिए नहीं होता। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है कि हाउ टू यूज, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम यूजर अपलोड करेंगे फाइल को, फाइल स्प्लिट होगा ब्लॉक में, ब्लॉक जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अक्रॉस द डेटा नोड और हर एक ब्लॉक जो होगा वो रेप्लिकेट होगा और नेम नोड जो होगा वो स्टोर करेगा मेटा डेटा को। क्लियर हुआ? चलिए एडवांटेज दिया गया है फॉल्ट टॉलरेंट, स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, रिलायबल स्टोरेज एंड सुटेबल फॉर द बिग डेटा। लिमिटेशन की बात करें, ये बेहतर नहीं होता स्मॉल फाइल के लिए, ये बेहतर नहीं होता, लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है ये और ये स्प्लिट करता है जो आपके पॉइंट ऑफ फेलियर होता है उनको। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा है एसडीएफएस आर्किटेक्चर, हेड ऑफ 2.2 आर्किटेक्चर, हेड ऑफ 2.2 रिसोर्स मैनेजमेंट एंड यार्न। ठीक है, डीप में हम चीजों को डिस्कस करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे हेड ऑफ आर्किटेक्चर की बात करूं तो ये वही है, मैप रिड्यूस डेटा नोड और सेकेंडरी नेम नोड, ये सारी चीजें वही है। मैं यहाँ पे डीप में नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया इसको रिसेंटली। ओके, अगर आप चीजों को लिख रहे हैं थोड़ा सा लिख लीजिएगा। वर्किंग की बात करें वही है, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा रिक्वेस्ट को टू द नेम नोड, नेम नोड जो होगा वो रिटर्न करेगा ब्लॉक लोकेशन को, क्लाइंट जो होगा वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा डेटा नोड के साथ और डेटा स्टोर जो होगा ब्लॉक में वो बाय डिफॉल्ट 128 MB होगा और हर एक ब्लॉक जो होगा वो रिप्लिकेट होगा इनटू द 3 ऑफ कॉपीज। फीचर्स की बात करें, फॉल्ट टॉलरेंस, हाई थ्रूपुट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड स्केलेबिलिटी। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे आता है हेड ऑफ 2.2 आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेड ऑफ 1.2 हैंडल हैड लिमिटेशन, यानी हेड ऑफ 1.2 जो था उसके पास कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि आपका सिंगल नेम नोड यहाँ पे हो रहा था, ओनली मैप रिड्यूस सपोर्ट कर रहा था, लिमिटेड स्केलेबिलिटी थी। लेकिन इस चीज को ओवरकम करने के लिए हेड ऑफ 2.0 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो कुछ मेजर इंप्रूवमेंट है हेड ऑफ 2.0 के अंदर जो किए गए। पहला आपका आता है एसडीएफएस हाई अवेलेबिलिटी, यानी एक्टिव एंड स्टैंडी जो आपका नेम नोड है उसको लगाया गया, एलिमिनेट किया गया सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को, फेडरेशन यानी मल्टीपल नेम नोड यहाँ पे लगाया गया, इंप्रूव किया गया स्केलेबिलिटी को, यार्न इंट्रोडक्शन यानी सेपरेट किया गया रिसोर्स को टू द मैनेजमेंट फ्रॉम द प्रोसेसिंग, सपोर्ट मल्टीपल प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क, है कि नहीं। अब यहाँ पे हेड ऑफ 2.2 रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे कह रहा है कि इन हेड ऑफ 1.2, हेड ऑफ 1 के अंदर क्या था, जॉब ट्रैकर हैंडल कर रहा था दोनों को, प्रोसेसिंग को भी और रिसोर्स को भी, मैनेजमेंट को भी, और ये बिकम बोटल नेक, यानी ये एक बोटल नेक को बना रहा था। लेकिन हेड ऑफ 2.2 क्या कर रहा था, हेड ऑफ 2.2 रिसोर्स मैनेजमेंट को मूव करेगा यार्न में और प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क जो होगा वो स्प्रेड होगा और ये इंप्रूव होता है, किसको इंप्रूव करता है, स्केलेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को, और मल्टी फ्रेमवर्क जो है आपका सपोर्ट करता है। यार्न जो है एक प्रकार का रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर है 2.2 हेड ऑफ का, जो मैनेज करता है सीपीयू को, मेमोरी को, शेड्यूलिंग को और जो भी आपके एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन होते हैं उनको। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ कॉमन यार्न दिए गए हैं, आप यहाँ पे कॉमन यार्न देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने पहला रिसोर्स मैनेजर है, नेम नोड, नोड मास्टर है, एप्लीकेशन मास्टर है, कंटेनर है जो कंटेन करता है सीपीयू को और मेमोरी रिसोर्सेज को, ये यूज करता है रन करने के लिए टास्कों को। वर्किंग प्रोसेस दिया गया है कि जो क्लाइंट है वो सबमिट करेगा एप्लीकेशन को, रिसोर्स मैनेजर एलोकेट करेगा कंटेनर को, जो आपके एप्लीकेशन मास्टर है वो स्टार्ट होंगे, एप्लीकेशन मास्टर रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स को और नेम नोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा टास्क को। क्लियर हुआ?
चलिए अब कुछ फीचर्स दिए गए हैं, डिफरेंस है हेड ऑफ 1.2 2.2, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछ दिए जाते हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी, नेम नोड, प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस। तो ये जॉब ट्रैकर होता है, ये यार्न होता है, लिमिटेड होता है, ये हाई होता है, सिंगल, ये आपका एच ए सपोर्टेड, मैप रिड्यूस ओनली, यहाँ पे मल्टीपल फ्रेमवर्क, ये लोअर होता है और ये इंप्रूव्ड होता है। ओके, उसके बाद ठीक है, तो ये तो आपके डिफरेंस हो गए जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा पॉइंट क्या था, लेकिन यहां तक आई थिंक मुझे लगता है कि यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 को भी हमने क्या किया, कंप्लीट किया। तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप कितने चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम जो है मैं वो कर रहा हूं, लेकिन आप अपने काम को कर रहे हैं कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं पूरी चीजों को एक बेहतर पैकेज के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और कोई पॉइंट मैं मिस नहीं कर रहा हूं, हर एक पॉइंट को मैंने ऐड करने की कोशिश की है, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ठीक है, और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।